नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विवेक पटेल शो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर भेजें। आपके सुझाव ही हमें अच्छा कंटेंट डेवलप करने में हेल्प करेंगे। बिना देर किए हुए हम अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसने हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों को बड़ा परेशान कर रखा है। हालांकि आजकल वो चाइना पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, जबकि चाइना को नवंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया है। जो उनका बहुत बड़ा आरोप है हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान रसिया से तेल खरीदता है और रसिया उस पैसे को यूक्रेन वॉर में यूज करता है। इस तरीके से ट्रम्प साहब का कहना है कि इंडिया उस वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया से ज़्यादा तेल चाइना खरीदता है। इसके अलावा अमेरिका भी उससे व्यापार करता है, रशिया से। यूरोप के कई देश करते हैं। जबकि इसके पहले वाले जो ट्रम्प साहब का जो कार्यकाल था उसमें भी बड़े अच्छे संबंध रहे। पिछले चुनाव में तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प और एक नारा और दिया था, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो पिछले चुनाव में खुल के हिंदुस्तान ट्रम्प सरकार का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन रिजल्ट ऐच्छिक नहीं आए और बाइडेन साहब को सत्ता मिली। तब भी देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद अब हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं होंगे, किंतु बाइडेन साहब के पूरे कार्यकाल में हिंदुस्तान से बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़ी अच्छी डील हुई और हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे से वो कार्यकाल गुजरा। जब से ट्रम्प साहब आए, शुरू में ट्रम्प साहब ने भी हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे संबंध रखे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी नज़रें हिंदुस्तान पे टेढ़ी हो गई हैं। उनका जो एक ही क्लेम है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदता है, तो रशिया से तेल हिंदुस्तान से ज़्यादा चाइना खरीदता है। इसके अलावा टर्की भी खरीदता है, यूरोपियन यूनियन भी व्यापार करता है। इसके अलावा अमेरिका खुद व्यापार करता है। इवन एक पत्रकार ने पूछा भी कि अमेरिका कौन कौन से सामान खरीदता है रशिया से, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में पता नहीं है, हम इस बारे में पता करेंगे। तो एक देश के राष्ट्रपति को ये नहीं पता है कि उनका देश रशिया से क्या खरीदता है, किस हद तक व्यापार करता है। लेकिन उन्होंने इंडिया पे पहले 25% टैरिफ किया, फिर 25% एडिशनल और कर दिया, टोटल 50% कर दिया। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ ब्राज़ील पे भी लगा दिया, भयंकर टैरिफ 50%। फिर इस महीने की 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रम्प साहब की एक मीटिंग हुई, जिसके पहले भी ट्रम्प साहब ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर पुतिन इस वॉर से नहीं रुकते हैं, पीछे हटते हैं, तो मैं इंडिया पे एडिशनल पेनाल्टी लगाऊंगा। अब पता नहीं, ये नहीं पता चलता कि ट्रम्प साहब इंडिया पे क्यों पेनाल्टी लगाएंगे। अगर रशिया लड़ाई नहीं रोक रहा है तो इंडिया पे पेनाल्टी क्यों लगाएंगे आप। खैर, ट्रम्प साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसका जवाब भी वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन जो वार्ता अलास्का में हुई करीब 3 घंटे चली, कोई डील नहीं हो पाई, कोई समझौता नहीं हो पाया। ट्रम्प साहब ने रेड कार्पेट भव्य स्वागत दिया पुतिन साहब का अलास्का में। उनके इस स्वागत करने के तरीके को लेके कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के आम नागरिक काफ़ी निराश हैं और खासे नाराज़ भी हैं। खैर, 15 अगस्त की मीटिंग से कुछ नहीं होने के बाद फिर जेलेंस्की साहब को बुलाया गया कि आप वाइट हाउस आइए। अब जेलेंस्की साहब कुछ महीनों पहले भी वाइट हाउस आए थे, उनके साथ थोड़ा सा मामला सेट नहीं हो पाया, तो इस बार उन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुछ और यूरोपियन देशों के नेताओं को अपने साथ ले जाऊंगा।
तो वो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, इसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और कई सारे यूरोपियन नेताओं को अपने साथ लेके आए। वाइट हाउस में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान भी कोई खास डील जैसे हालात नहीं बने। तो पता नहीं मीटिंग के बारे में क्या कहा जाए। इसके अलावा यूरोप के और जो कई नेता आए थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कोई ठोस बात ना निकली, क्योंकि उसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आ पाया कि वार कैसे रुकेगी। और आज सुबह यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि इस साल का सबसे बड़ा एयरफोर्स का हमला किया है रशिया ने यूक्रेन के पश्चिमी छोर में, जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों के दावे में है कि 400 से अधिक ड्रोन और कई मिसाइल दागी गई, जिसमें कम से कम 1 से 2 व्यक्ति की मृत्यु और 15 लोग के घायल होने की संभावना जताई गई है। तो एक तरफ ट्रम्प साहब वार रुकवाने की बात कर रहे हैं। आज के अगर रिपोर्ट को सही माना जाए तो ट्रम्प साहब ने तो इंटेंसिटी और बढ़ा दी है। अब क्या डील हुई है मुझे तो नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। जो 15 तारीख को जो मीटिंग हुई ट्रम्प और पुतिन साहब की, उसमें कोई डील नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोनों नेताओं ने 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक लाइन का जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके का पत्रकारों के क्वेश्चन नहीं लिए गए। जबकि ट्रम्प साहब प्रतिदिन सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के क्वेश्चन का आंसर बड़ी बेबाकी के साथ ट्रम्प साहब देते हैं। लेकिन अलास्का वाली मीटिंग के बाद पत्रकारों के क्वेश्चन नहीं लिए गए। अब इसका भी क्या कारण है मुझे तो नहीं पता। तो वो तारीख भी 15 तारीख भी निकल रही। इसके बाद जेलेंस्की साहब भी आए और वो भी मिल के चले गए। कुल मिलाकर अभी यूक्रेन रशिया वॉर को लेके कोई सीज़ फायर या उसकी जैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ तक कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि ट्रम्प पुतिन पीछे हटने के पक्ष में नहीं है। दूसरा, इस कदम में क्या हुआ कि एक चाइना के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान की यात्रा की। वो NSA डोभाल से मिले और सीमा विवाद पे चर्चा हुई। हालांकि सीमा विवाद भारत और चाइना के बीच में बहुत पुराना है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुलझने वाला है, ये सुलझने वाला भी नहीं है। लेकिन NSA डोभाल से बात करने के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि अब फिर से सीमा विवाद पे नए सिरे से बात शुरू होगी। इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और प्राइम मिनिस्टर मोदी को SCO समिट का ऑफिशियली इनविटेशन दिया। इस साल SCO की समिट चाइना में होने वाली है। इस महीने की 31 तारीख और 1 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत की तरफ से SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि कर दी है। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर का चाइना जाना इस तरीके से कई राजनीतिक समीकरण को बदलता है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो जाए। कुल मिलाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया और चाइना मित्र बनने वाले हैं। इंडिया चाइना के बीच में सीमा का विवाद है और वो इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, किंतु व्यापार की दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिससे अमेरिकी प्रभाव को कम किया जा सके। जब पिछले बार जब भारत और चाइना के संबंध खराब हुए थे तब 4 सैंक्शन लगा दिए थे चीन ने हिंदुस्तान पे। उसने रेयर अर्थ मिनरल, इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइज़र और टनल ड्रिल मशीन
इनके निर्यात पे रोक लगा दी थी। जो विदेश मंत्री हिंदुस्तान जब आए चाइना के, तो उन्होंने ये चारों चीज़ों का इंडिया से व्यापार शुरू करने का समझौता किया है। अब लिपुलेख के ज़रिए हिंदुस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ व्यापार शुरू करेंगे। जो ये टनल ड्रिल मशीन है, ये एक जर्मन कंपनी बनाती है, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में है। तो इस ड्रिल मशीन ना होने की वजह से हिंदुस्तान का जो बुलेट रेल का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिले हो गया था। तो अब उसके रास्ते भी खुल रहे। जब लिपुलेख के ज़रिए जब हिंदुस्तान और चाइना ने सहमति जताई है व्यापार के लिए, तो बीच में नेपाल ने भी उसमें अपनी नाराज़गी जाहिर की और उसने लिपुलेख पे अपना दावा ठोक दिया। हालांकि अगले कुछ ही घंटों में दिल्ली ने काठमांडू के इस दावे को खारिज कर दिया और बताया कि 1954 या और उसके पुराने दौर से हिंदुस्तान और चाइना का व्यापार लिपुलेख के ज़रिए होता रहा है। लिपुलेख हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और वो हिंदुस्तान का ही है। इस साल जो एससीओ समिट होने वाली है चाइना में, उसकी अध्यक्षता इस बार चाइना करने वाला है, वो होस्ट है वहाँ पे। पहले तक ये कंफर्म नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे या नहीं, लेकिन जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है तो पहले ये बात मीडिया में रिलीज़ कराई गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा सकते हैं, लेकिन जैसे विदेश मंत्री ने ऑफिशियल इनविटेशन लेटर सबमिट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वो एससीओ समिट में सम्मिलित होने के लिए चाइना जा रहे हैं और हो सकता है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी संभव हो। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस तरीके से मिलना दुनिया में एक नए तरीके के राजनीतिक समीकरण को जन्म देता है, जहां अमेरिका एक तरफा अपना बोलबाला चाहता है, वहीं दुनिया की दो बड़ी नहीं हम तो तीन बड़ी शक्तियां कहेंगे, इंडिया, चाइना, रशिया और काफ़ी हद तक ब्राज़ील, ये सब एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि ब्राज़ील पे भी ज़बरदस्त तरीके से टैरिफ लगा दिया गया है। रशिया पे तो उन्होंने पहले से सैंक्शन कर रखे हैं दुनिया भर के। इसके बाद इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगा दिया है और चाइना से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं अमेरिका के। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर हैं वो सब एक साथ आ रहे हैं और ट्रम्प के इस तानाशाही रवैये को लेके कुछ अल्टरनेटिव, या कहा जाए कि बिना अमेरिका के दुनिया कैसे चले, इस बात पे चर्चा शुरू हो गई है। ट्रम्प ने, हालांकि नो डाउट इस तरीके से ट्रम्प को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो ट्रम्प को ही जाता है। ट्रम्प ने ही दुनिया में ऐसे हालात बना दिए हैं कि हिंदुस्तान, चाइना, रशिया सब एक साथ आ जाएं। अब सबको पता है कि इंडिया एक कल्चरल नेशन है। इसकी संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ विदेशी आक्रांता, पहले मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। अब मुग़ल हिंदुस्तान में नहीं टिक पाए, अंग्रेज़ को छोड़ के जाना पड़ा। आज अंग्रेज़ों के हालात ये है कि उससे बड़ी अर्थव्यवस्था में ताकत हिंदुस्तान बन गया है और अभी ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान सरकार के साथ व्यापार का समझौता किया हुआ है। तो अब हिंदुस्तान को रोकना इतना आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान किसी पे एग्रेसिव नहीं दिखाता है, लेकिन डिफेंस में पीछे भी नहीं हटता है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजें।